भाई नमस्कार। आज फिर मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आज का, ये इसके पहले के वीडियो जो मैंने दिया था बुद्धि का अर्थ व परिभाषा, उस वीडियोस में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से अधूरा वीडियो रखा गया था। ठीक है, तो उसी अधूरे टॉपिक को आज हम इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं। मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बुद्धि के जो परिभाषाएं हमने देखी, जो परिभाषा की बात की जा रही थी कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, बुद्धि कैसे मापते हैं, बुद्धि लब्धि क्या होती है। आज हम इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिए, अच्छी चीजें मिलेंगी आज। ठीक है, चलिए हम बात बुद्धि की कर लें। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, हमने इसके अर्थ और परिभाषा पे चर्चा कर लिया था। आज मैं बताऊंगा कि बुद्धि को आसानी से कैसे हम समझ सकते हैं या बुद्धि की परिभाषा को आसानी से कैसे हम लर्न कर सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस चीज को नोट भी करते चाहें। कुल मिला के बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी अगर हम देखें तो इसको 3 पार्ट में देख लेते हैं। पहले पार्ट में बात कर लें बुद्धि समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी सीखने की योग्यता। और तीसरा पार्ट क्या कहता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए एकदम स्पष्ट हो जाइए कि ये जो परिभाषा का ट्रिक है बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में है। एक प्रकार से एक समायोजन की योग्यता की बात करता है कि बुद्धि समायोजन की प्रक्रिया को कहा जाता है। दूसरा सीखने की योग्यता की बात करता है और तीसरा जो है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता की बात करता है। अब समझिए कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानी, तो किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता मानी, तो किसी ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ऐसे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें स्टर्न की। ठीक है, स्टर्न की। दूसरा है कुर्ज की। तीसरा है बर्ट की। चौथा है कॉल्विन की। और पांचवा है फ्रीमैन। ठीक है, और सीखने की योग्यता की हम बात कर लें, बंकिंघम आते हैं। बंकिंघम पहले हैं। दूसरे हैं डियरबॉर्न। तीसरे हैं मैकडूगल। चौथे हैं हर्नडाइक। और पांचवें हैं फ्रीमैन। ठीक है, बात अमूर्त चिंतन की योग्यता की कर लें। बिने साहब हैं पहले।
दूसरे हैं स्पीयरमैन हैं, तीसरे हैं टर्मन हैं, और चौथे हैं फ्रीमैन। ठीक, ये इतने मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं, स्टर्नर साहब, कुर्ज, बर्ट, कॉल्विन और फ्रीमैन, यानी ये कहते क्या हैं? स्टर्नर की परिभाषा है बुद्धि समायोजन की योग्यता है, कुर्ज की परिभाषा है बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बर्ट की परिभाषा है बुद्धि समायोजन की योग्यता है, कॉल्विन की परिभाषा है बुद्धि समायोजन की योग्यता है, और फ्रीमैन की परिभाषा बुद्धि समायोजन की योग्यता। यानी इतने मनोवैज्ञानिकों ने प्रायः समायोजन की प्रक्रिया को ही बुद्धि माना है कि बुद्धि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, आसानी से समायोजन स्थापित करता है। दूसरी बात हम सीखने की योग्यता की कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने की योग्यता को माना है। तो सबसे पहले बात बंकिंघम साहब की आती है। बंकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबॉर्न ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। मैकडोगल ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, और आपके थॉर्नडाइक साहब ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है, और फ्रीमैन साहब ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। यानी ये जो इतने मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मानना है कि बुद्धि वह होती है जिसमें व्यक्ति कुछ चीजों को सीख सकता है या सीखने की योग्यता रखता है। अमूर्त चिंतन की हम बात कर लें तो विनय है, स्पीयरमैन है, टर्मन है और फ्रीमैन है। यानी विनय साइमन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। गाइस, ये जो फ्रीमैन है जो सब में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, इनका मतलब है कि फ्रीमैन की जो परिभाषा है वो तीनों चीजों को स्वीकारते हैं, ये तीनों बातों को स्वीकार ले रहे हैं। यानी फ्रीमैन की परिभाषा बुद्धि के संदर्भ में है कि बुद्धि समायोजन, सीखने तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता को कहा जाता है। क्लियर? ये बस केवल आपको याद क्या करना है, ये तीन चीजें, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये चीजें याद कर ले तो समायोजन में आप मान ले कि कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने समायोजन की प्रक्रिया को माना था, कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया को माना था, और कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया को प्रायः बुद्धि के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, ये चीजें तो रही आपकी बुद्धि को परिभाषित करने की बात। अब दूसरी चीज आप जानिए कि विनय साहब की एक और परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विनय साहब ने कहा कि बुद्धि में चार बातें सम्मिलित होती हैं। विनय की परिभाषा है बुद्धि में चार शब्द निहित हैं, चार शब्द निहित। ठीक है, वो चारों शब्द हैं क्या? देखिए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। यानी क्या क्या है? ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है और आलोचना है। ठीक, ये चार शब्द निहित हैं वो विनय साहब की परिभाषा के अनुसार। यानी विनय ने कहा कि बुद्धि में चार शब्द निहित होते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। जबकि रॉस महोदय क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यानी रॉस का कथन है नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यानी नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपके रॉस। ठीक, अब देखिए, अब हम बात कर लें कि ये जो बुद्धि है
कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस बुद्धि के संदर्भ में। ठीक, बुद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण चीजें क्या है? देखिए, अगर हम बात बुद्धि की कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया। ये तो मैंने कल शायद बताया था, गाल्टन साहब ने सबसे पहले, गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ठीक, किया था। सर्वप्रथम गाल्टन साहब ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी चीज कि बुद्धि का मनोवैज्ञानिक मापन किसने किया था? ठीक है, बुद्धि का मनोवैज्ञानिक मापन किसने किया था? तो बिने साहब हैं, बिने ने किया था। बुद्धि का मनोवैज्ञानिक मापन किसने किया था? तो बिने साहब ने किया था। दूसरी चीज कि बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है ना? इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है? बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है? तो क्या आता है? स्टर्न आता है। ठीक है, स्टर्न साहब ने बुद्धि लब्धि शब्द का जन्म दिया था। वो भी कब दिया था? 1912 में। 1912 में सबसे पहले स्टर्न साहब ने बुद्धि लब्धि शब्द का जन्म दिया था। ठीक, दूसरी चीज कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? बिने साहब ने किया था। बिने साइमन ने 1905 में। यानी सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बिने साइमन ने किया था 1905 में। और किस वर्ष उम्र के बच्चों पर किया था? तो 3 से लेके 16 वर्ष के उम्र के बच्चों पर प्राय ये परीक्षण प्रयोग किया था। ठीक है, यानी जो ये बुद्धि है, देखिए, बुद्धि दरअसल एक अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता और किसी समस्या के समाधान करने की योग्यता को प्रायः बुद्धि के रूप में देखा जाता है। अब हम आगे चलें। देखिए, बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात कर लें, तो बुद्धि परीक्षण और बुद्धि लब्धि दो चीजें हैं प्रायः। आपने देखा बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की हम बात कर रहे हैं, आईक्यू शब्द किसने दिया था? तो ठीक है, अगर हम आईक्यू की बात करें तो सर्वप्रथम स्टर्न साहब आते हैं 1900 कब है? 1912 में स्टर्न ने सर्वप्रथम आईक्यू दिया था। और टर्मन साहब का भी नाम आता है, टर्मन साहब का, ये 1916 में आता है। ठीक, दोनों चीजें हैं। सर्वप्रथम स्टर्न ने 1912 में दिया था और टर्मन साहब ने 1916 में आईक्यू शब्द दिया था। अगर इसके सूत्र की हम बात कर लें, आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है? तो MA/CA क्रॉस 100, ये आईक्यू ज्ञात करने का एक फार्मूला है। ठीक है, क्या है ये? फार्मूला है जिससे हम किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि का पता लगा सकते हैं।
उसकी उपलब्धि को हम जान सकते हैं, उसकी आईक्यू को हम जान सकते हैं। ठीक है, यह में यानी व्यक्ति की एक मेंटल एज है, मानसिक आयु है, और सी क्रोनोलॉजिकल एज है, क्लास 100, यानी व्यक्ति की मानसिक आयु और व्यक्ति की वास्तविक आयु गुणे 100। इसी के आधार पर आप जो है किसी व्यक्ति की उसके आईक्यू का पता आप लगा सकते हैं, उसके आईक्यू के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है।